नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संतोष BIIT टेक्नोलॉजी पर, जहां हम सीखते हैं टेली प्राइम को आसान, समझने लायक और एकदम प्रैक्टिकल तरीके से। दोस्तों, ये हमारी टेली प्राइम की 7वीं क्लास है। अगर आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि पिछली क्लास में हमने बताया था बिजनेस क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, और फिर अगली क्लास में समझा था अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं और उनकी डेफिनेशन क्या है। और अब आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं टेली प्राइम के एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर। ग्रुप क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनकी डेफिनेशन क्या है। दोस्तों, ग्रुप को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो बेस है जिस पर पूरा अकाउंट सिस्टम टिका होता है। अगर आपने ग्रुप को सही तरीके से समझ लिया तो लेजर बनाना, रिपोर्ट निकालना और बैलेंस शीट तैयार करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, हमने अब तक की सभी क्लास, बिजनेस, अकाउंट और ग्रुप का एक कंप्लीट PDF नोट्स तैयार किया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे जरूर डाउनलोड करें ताकि आप रिवीजन और प्रैक्टिस आसानी से कर सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं आज की इस शानदार क्लास को। चलिए समझते हैं कि ग्रुप्स क्या है। टेली प्राइम में ग्रुप वह कैटेगरी होती है जिसमें एक जैसे काम वाले खातों को एक साथ रखा जाता है, ताकि रिपोर्ट बनाना और डेटा को समझना आसान हो जाए। सोचो कि तुम्हारे कंप्यूटर में बहुत सारी फाइलें हैं, कुछ गाने की है, कुछ वीडियो की है और कुछ इमेज की है। अगर तुम सभी गाने, म्यूजिक फोल्डर एक ही में कर दोगे तो समझ में नहीं आएगा कि कौन सा गाने का है, कौन सा आपके फोटो का है, कौन सा वीडियो का है। इसलिए हम वीडियो का एक अलग फोल्डर बनाते हैं और ऑडियो का एक अलग फोल्डर बनाते हैं, इमेज की एक अलग फोल्डर बनाते हैं और सभी फोल्डर को अलग अलग रख देते हैं, जिससे कि हमें ऑडियो को ढूंढना होता है तो आसानी से ढूंढ सकते हैं, वीडियो को ढूंढना हो तो वीडियो को आसानी से ढूंढ सकते हैं। ठीक ऐसा ही काम टेली प्राइम में ग्रुप करता है। वो सभी एक जैसे नेचर वाले खातों को एक साथ रखता है। ठीक समझ में आया? तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर कि ग्रुप्स कितने प्रकार के होते हैं। ग्रुप दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी ग्रुप, एक होता है सब। प्राइमरी ग्रुप आपके 15 होते हैं और सब ग्रुप आपके 13 होते हैं। तो हम सबसे पहले प्राइमरी ग्रुप को समझेंगे, उसके बाद सब ग्रुप को समझेंगे। प्राइमरी ग्रुप में सबसे पहले आपका आ जाता है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्या है दोस्तों? कैपिटल आपकी हिंदी इसकी हो जाती है पूंजी। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। जब हम कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो शुरुआत में जो पैसा या सामान हम लगाते हैं उसी को हम कैपिटल कहते हैं। यानी कैपिटल का मतलब मालिक का अपने बिजनेस में लगाया हुआ पैसा, ये आपका हो जाता है कैपिटल अकाउंट। उदाहरण के तौर पे मान लो आपने किराने की दुकान खोली है शुरुआत में, जिसमें 1 लाख रुपए का सामान लगाया है आपने। तो ये 1 लाख रुपए जो आपने लगाया है, यही आपकी कैपिटल कहलाएगी। ओके, अब बात करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस की। रिजर्व क्या होता है दोस्तों? जब कोई बिजनेस में प्रॉफिट कमाता है तो उस पूरे प्रॉफिट को मालिक अपने पास नहीं रखता है, बल्कि उसका कुछ हिस्सा भविष्य की जरूरतों या नुकसान को संभालने के लिए रख देता है। उसी को हम रिजर्व कहते हैं। और जो पिछले सालों के बचत या बचे हुए लाभ, प्रॉफिट होते हैं, उन्हें सरप्लस कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लो आपकी दुकान ने 10,000 रुपए कमाए, आपने 2,000 संभाल कर रख दिए ताकि बाद में काम आएंगे। तो ये 2,000 आपके रिजर्व कहलाएंगे। ठीक है, और आपने 10,000 कमाए थे, ठीक है, 2,000 बचाकर रिजर्व रख लिए। बचे कितने? 5,000 रुपए खर्च किए गए या बांटे गए, बचे कितने? 3,000 रुपए। जो 3,000 जो आपके बचे हैं वही आपका सरप्लस कहलाएगा। आई होप समझ में आया होगा। अब बात करते हैं लोन लायबिलिटी की। लोन लायबिलिटी का मतलब होता है ऋण देनदारी। इसका मतलब होता है कि कंपनी या व्यक्ति पर किसी से लिया गया कर्ज यानी लोन, जिसे वापस चुकाना होता है। सरल शब्दों में बात की जाए तो सरल शब्दों में, जब आप किसी से पैसा उधार लेते हैं, जैसे बैंक से लोन लिया,
और वह पैसा आपको तय समय में वापस करना होता है, तो वह आपका लोन कहलाता है और उसे चुकाने की जिम्मेदारी को लोन लायबिलिटी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे मान लो आपने बैंक से 5 लाख रुपए का होम लोन लिया। अब ये 5 लाख आपकी लोन लायबिलिटी है, क्योंकि आपको ये पैसा धीरे धीरे चुकाना होगा। अगर इस प्रकार का कोई लेजर अकाउंट बनाते हैं तो उसका अंडर ग्रुप लोन लायबिलिटी रखते हैं। अब बात करते हैं सिक्योर्ड लोन की। सिक्योर्ड लोन क्या होता है? जब आप लोन लेते समय कोई चीज गिरवी रखते हैं, ताकि अगर आप लोन न चुकाए तो बैंक वह चीज बेचकर अपना पैसा ले सके, उसे कहते हैं सिक्योर्ड लोन, यानी हिंदी में सुरक्षित ऋण कहते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा, आपने बैंक से 10 लाख रुपए का होम लोन लिया और बैंक ने आपके घर को गिरवी रख लिया। अगर आपने किस्तें नहीं चुकाई तो बैंक घर बेच सकता है, इसलिए यह सिक्योर्ड लोन कहलाता है। अब बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन की। जब आप बैंक से लोन लेते हैं बिना कुछ गिरवी रखे और बैंक आपको आपके भरोसे पर लोन देता है, तो उसे कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन, यानी बिना गारंटी वाला लोन। एग्जाम्पल है आपका पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन। शिक्षा लोन यानी एजुकेशन लोन कुछ मामलों में दिया जाता है। इन सभी में आपको कोई मकान, गाड़ी, सोना वगैरह गिरवी नहीं रखना होता। ठीक है, जैसे आपने अपने फ्रेंड से ले लिए, ये भी आपका अनसिक्योर्ड लोन कहलाता है, क्योंकि फ्रेंड्स को हम पैसों के बदले में कुछ देना नहीं पड़ता, गिरवी नहीं रखना पड़ता, तो यह हमारा अनसिक्योर्ड लोन कहलाता है। अब बात करते हैं करंट लायबिलिटीज की। करंट लायबिलिटी का मतलब होता है ऐसे दायित्व या ऋण जो किसी व्यवसाय को 1 साल के भीतर चुकाने होते हैं। सरल शब्दों में बात की जाए, जब किसी कंपनी पर ऐसा पैसा बकाया हो जिसे उसे 12 महीने के अंदर चुकाना हो, तो उसे करंट लायबिलिटी, वर्तमान दायित्व कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्रेडिटर्स हो गया, अल्पकालिक ऋण यानी शॉर्ट टर्म लोन हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, बिल पेबल हो गया, एडवांस रिसीव्ड हो गया, तो ये सब आपके आ जाते हैं करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत। अब बात करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर की। जब हम किसी से माल या सेवा उधार लेते हैं और अभी तक उसका पैसा नहीं चुकाया है, तो वह व्यक्ति या संस्था हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर यानी व्यापार देय कहलाती है। तो इस प्रकार के अगर हम लेजर बनाते हैं तो उसका अंडर ग्रुप हम रखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। मान लीजिए आपकी एक किराना की दुकान है, आपने राज ट्रेडर्स नाम की कंपनी से 10,000 रुपए का सामान उधार खरीदा पर अभी भुगतान नहीं किया है, तो राज ट्रेडर आपको सन्ड्री क्रेडिटर कहलाएगा, क्योंकि आपने उनसे सामान लिया है लेकिन अभी तक उनका पैसा देना बाकी है। तो जब हम राज ट्रेडर का लेजर बनाएंगे तो इनका अंडर ग्रुप हम रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। अब बात करते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस की। ड्यूटीज और टैक्सेस वो राशि है जो सरकार द्वारा जनता या व्यवसायों से वसूली जाती है, ताकि सरकार अपने खर्चे जैसे सड़कें, स्कूल, सुरक्षा, विकास कार्य आदि पूरा कर सके, वो हमारा ड्यूटीज टैक्स कहलाता है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, जब हम टेली में कोई टैक्स नाम का लेजर बनाते हैं तो उसका अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्स रखते हैं। इनकम टैक्स को छोड़कर जितने भी प्रकार के आपके टैक्स आते हैं, जैसे SGST, CGST, यूटी जीएसटी, IGST और भी GST होती है, उन सभी GST को जब हम लेजर बनाएंगे तो उनका अंडर ग्रुप हम ड्यूटीज एंड टैक्स रखते हैं। ओके, अब बात करते हैं प्रोविजन की। प्रोविजन का हिंदी अर्थ होता है प्रावधान। यह एक लेखा प्रणाली अकाउंटिंग टर्म है जिसमें कोई कंपनी भविष्य में होने वाले संभावित खर्चों या नुकसानों के लिए अभी से राशि सुरक्षित करती है, भले ही वह खर्च या नुकसान अभी वास्तविक रूप से नहीं हुआ हो। यह ऐसा कदम होता है कि ताकि कंपनी की वित्तीय स्थिति अधिक वास्तविक और पारदर्शी दिखाई दे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर कोई कंपनी से 1 लाख वसूलने हैं और उसे लगता है कि 5,000 वापस नहीं मिलेंगे, तो वह 5,000 रुपए का प्रावधान बनाएगी। प्रोविजन टैक्स, यदि कंपनी को लगता है कि साल के अंत में 50,000 टैक्स देना पड़ेगा,
तो अभी से यह राशि प्रावधान के रूप में दिखाई जाती है। किसी मशीन की कीमत में गिरावट के लिए सालाना प्रावधान। अब बात करते हैं करंट असेट्स की। करंट असेट्स वे संपत्तियां होती हैं जिन्हें कोई व्यवसाय एक वर्ष या एक कारोबारी चक्र के भीतर नकद में बदल सकता है, उपयोग कर सकता है या बेच सकता है। ये कंपनी की सरल संपत्तियां होती हैं और कंपनी की नकदी प्रवाह स्थिति को मजबूत बनाती है। एग्जाम्पल आपके हैं नकद और नकद समकक्ष, लेखा प्राप्तियां, भंडार स्टॉक यानी अग्रिम भुगतान, अल्पकालिक निवेश, बैंक में जमा राशि, ये सब आपके एग्जाम्पल है। इसके ये सब करंट असेट्स के एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं बैंक अकाउंट की। बैंक अकाउंट एक ऐसा खाता होता है जो किसी व्यक्ति या व्यवसाय द्वारा बैंक में खोला जाता है ताकि उसमें नकद जमा, निकासी और अन्य लेन देन किए जा सके। अकाउंटिंग में बैंक अकाउंट को एक व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट माना जाता है और यह आमतौर पर चालू संपत्तियों में शामिल होता है। इसकी विशेषताएं नकद जमा करने और निकालने की सुविधा देता है। व्यवसाय में सभी बैंक से संबंधित लेन देन इस खाते के माध्यम से किया जाता है। इसे कैश बुक के साथ साथ बैंक बुक भी दर्ज किया जाता है। टेलीग्राम में ध्यान रखिए आप लोग कि जब भी आप किसी भी बैंक का लेजर बनाते हैं तो उसका अंडर ग्रुप आप बैंक अकाउंट ही रखेंगे। ओके। अब बात करते हैं डिपॉजिट असेट्स की कि डिपॉजिट असेट्स क्या होता है। डिपॉजिट असेट्स वो संपत्तियां होती हैं जिनमें व्यवसाय या व्यक्ति ने किसी बैंक, वित्तीय संस्था या अन्य किसी पक्ष को धन जमा किया होता है और जिसे वह भविष्य में वापस प्राप्त करेगा। मतलब कि जो है कि आपने ऐसी संपत्ति जो आपने जमा किया है और उसे भविष्य में मिलेगा, ऐसी संपत्ति का लेजर अगर आप बनाते हैं तो उसका अंडर ग्रुप आप डिपॉजिट असेट्स रखिएगा। ये जमा राशि किसी अवधि के लिए दी जाती है और अक्सर इसके ऊपर ब्याज भी मिलता है, इसलिए इन्हें असेट्स के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये भविष्य में नकदी प्रवाह लाएगी। इसकी विशेषता की बात किया तो यह एक वित्तीय संपत्ति होती है। जमा की गई राशि पर ब्याज प्राप्त हो सकता है। इन्हें आमतौर पर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म परिसंपत्तियों के तहत वर्गीकृत किया जाता है। बैलेंस शीट में संपत्तियों के अंतर्गत दिखाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए फिक्स असेट्स, स्थायी जमा यानी बैंक में एक निश्चित अवधि के लिए जमा की गई धनराशि को फिक्स असेट्स कहते हैं। और सिक्योरिटी डिपॉजिट, सुरक्षा जमा, किसी संपत्ति के किराए या सेवा के लिए दिया गया राशि। रिफंडेबल डिपॉजिट्स, किसी अनुबंध या लेन देन के दौरान जमा किया गया रिफंडेबल अमाउंट, ये भी आपका डिपॉजिट असेट्स के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं लोन एंड एडवांस की। लोन का हिंदी अर्थ होता है ऋण। वह धनराशि जो कोई व्यक्ति या संस्था किसी अन्य व्यक्ति, कंपनी या बैंक को नियत अवधि के लिए उधार देती है जिसे बाद में ब्याज सहित वापस लेना होता है, वो आपका लोन कहलाता है। अब बात करते हैं एडवांस की। वह राशि जो किसी वस्तु या सेवा की प्राप्ति से पहले ही भुगतान कर दी जाती है, वह एडवांस कहलाती है। ठीक है, तो लोन एंड एडवांस समझ में आया होगा। लोन का मतलब जब हम किसी संस्था या किसी व्यक्ति से उधार पैसा लेते हैं वो लोन होता है, और एडवांस का मतलब हमें कोई वस्तु या सेवा को प्राप्ति से पहले, मतलब हमने उसको कोई वस्तु दी ही नहीं और उससे पहले ही उसने उसका पैसा दे दिया, तो वो बोलते हैं एडवांस। अब बात करते हैं सन्ड्री डेप्टर्स की। सन्ड्री डेप्टर्स का हिंदी अर्थ होता है विविध देनदार। वे व्यक्ति, ग्राहक या संस्थाएं होती हैं जिनसे किसी व्यवसाय ने क्रेडिट उधार पर वस्तुएं या सेवाएं बेची होती हैं और जिनसे भुगतान भविष्य में प्राप्त किया जाना है। ये कंपनी की चालू संपत्तियों में गिना जाता है क्योंकि ये भविष्य में नकद में बदलने वाली राशि होती है। सन्ड्री डेब्टर्स देखिए कब बनाएंगे, जब हम किसी को सामान बेचते हैं, वो भी उधार,
उधार जब किसी का सामान भेजते हैं तो उसके नाम, जिसको हम बेचेंगे, उसके नाम का एक लेजर बनाएंगे। तो उस लेजर का अंडर ग्रुप हम रखेंगे सन्ड्री डेब्टर्स। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं सब ग्रुप्स क्या है। अब देखिए यहाँ पर हमने 15 पूरे कर लिए हैं, प्राइमरी ग्रुप्स सारे कंप्लीट हो गए प्राइमरी ग्रुप्स हमारे। अब बात करते हैं सब ग्रुप्स की। सब ग्रुप्स में आते हैं सबसे पहले ब्रांच डिवीजन। ठीक है, तो ब्रांच डिवीजन का अर्थ है किसी व्यवसाय या कंपनी के वे अलग अलग भाग या इकाइयां जो भौगोलिक रूप से अलग स्थानों या विभागों में काम करती हैं। ये शाखाएं या विभाग व्यवसाय के अलग अलग हिस्सों को संभालते हैं ताकि संचालन अधिक व्यवस्थित और कुशल हो सके। ठीक है, इसी को कहते हैं ब्रांच डिवीजन। ब्रांच का मतलब शाखा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा कि आपकी कंपनी बाराबंकी में है, ठीक है, और आपने क्या किया है, लखनऊ में इसी कंपनी का एक ब्रांच ओपन कर दिया है। तो उस लखनऊ वाले जो ब्रांच का लेजर बनाएंगे अपने टेली में डाटा स्टोर करने के लिए, तो उसका अंडर ग्रुप हम रखेंगे ब्रांच डिवीजन। अब बात करते हैं मिस्क एक्सपेंस असेट्स। इसका हिंदी अर्थ होता है विविध व्यय संपत्तियां। इसका पूरा नाम होता है मिसकैलेंस एक्सपेंस असेट्स। वे खर्चे होते हैं जो किसी व्यवसाय द्वारा किए जाते हैं और जिनका लाभ या उपयोग कई वर्षों तक चलता है, इसलिए इन्हें संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये खर्च सीधे उस वर्ष के व्यय में नहीं दिखाए जाते, बल्कि पंजीकृत करके बैलेंस शीट में संपत्तियों के रूप में दर्शाए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट की। सस्पेंस खाता क्या है आपका? एक अस्थायी खाता होता है जिसका उपयोग जब किसी लेन देन की सही पहचान या वर्गीकृत ज्ञात न हो तब किया जाता है। यह खाता तब तक रहता है जब तक कि उस लेन देन को सही खाते में स्थानांतरित नहीं कर दिया जाता। अब बात करते हैं सेल्स अकाउंट की। बिक्री खाता, सेल्स अकाउंट वह खाता होता है जिसमें किसी व्यवसाय द्वारा माल या सेवाओं की बिक्री से प्राप्त राजस्व या आय दर्ज किया जाता है। यह खाता व्यवसाय के आय या क्रेडिट खातों में से एक है। यानी जब हम किसी से सेल करते हैं तो उसका एक लेजर बनाते हैं कि हमने सेल किया है, तो सेल नाम का एक लेजर बनाएंगे जिसका अंडर ग्रुप हम सेल्स अकाउंट ही रखते हैं। ओके, अब बात करते हैं परचेस अकाउंट की। परचेस अकाउंट का हिंदी अर्थ होता है खरीद खाता। वह खाता होता है जिसमें किसी व्यवसाय द्वारा माल, कच्चा सामान या वस्तुएं खरीदने पर हुए खर्च को रिकॉर्ड किया जाता है। यह खाता खर्च या डेबिट खाते में से एक होता है। यानी कि जब हम किसी से कुछ खरीदते हैं तो खरीदने पर हम क्या करते हैं, एक लेजर बनाते हैं। एक होता है पार्टी नेम, एक होता है परचेस का, या हमने खरीदा है। तो परचेस अकाउंट का जब हम लेजर बनाएंगे तो उसका अंडर ग्रुप हम रखेंगे परचेस अकाउंट। ओके, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट इनकम की। प्रत्यक्ष आय वह आय होती है जो किसी व्यवसाय के मुख्य या प्राथमिक कार्य से सीधा प्राप्त होती है। इसे सीधे तौर पर कारोबार के उत्पादन या सेवा से जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि आपने डायरेक्ट कोई सामान बेचा, उस सामान से हमें जो प्रॉफिट हुआ वो हमारी डायरेक्ट इनकम कहलाती है। क्लियर हुआ? उदाहरण के लिए मान लीजिए एक कपड़ा कंपनी के लिए कपड़े की बिक्री से होने वाली आय वो आपकी डायरेक्ट इनकम कहलाती है। एक टैक्सी सेवा कंपनी के लिए टैक्सी चलाकर मिलने वाला किराया वो आपका डायरेक्ट इनकम कहलाएगा। एक निर्माण कंपनी के लिए निर्माण कार्य से होने वाली आय वो आपकी डायरेक्ट इनकम कहलाएगी। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है। अप्रत्यक्ष आय वह आय होती है जो व्यवसाय की मुख्य या प्राथमिक गतिविधियों से सीधे संबंधित नहीं होती लेकिन व्यवसाय के अतिरिक्त लाभ प्रदान करती है। ये आपका इनडायरेक्ट इनकम कहलाता है। एग्जाम्पल में मान लीजिएगा जैसे बैंक में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज, यानी बैंक में जो आपने पैसा जमा किया है उस पर जो हमें ब्याज मिलता है वो हमारा इनडायरेक्ट इनकम कहलाता है। किसी संपत्ति का किराया, आपने एक दुकान बनाई है जिसको आपने रेंट पे दे दिया तो उससे जो आपकी इनकम हो रही है वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। पुराने उपकरणों की बिक्री से प्राप्त लाभ, यानी आपका कोई सामान है बहुत पुराना हो गया जो चल नहीं रहा, उसको आपने बेच दिया तो उससे जो आपकी इनकम हुई वो आपका इनडायरेक्ट इनकम कहलाता है। शेयरों से प्राप्त लाभांश, मतलब आपने शेयर काफी रखे हुए हैं और शेयर को आपने काफी समय बाद बेच दिया तो उससे जो हमको
प्रॉफिट होता है वो आपका इनडायरेक्ट इनकम कहलाता है। अब बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस की। डायरेक्ट एक्सपेंस का हिंदी अर्थ होता है प्रत्यक्ष व्यय। डायरेक्ट एक्सपेंस वह खर्च होता है जो किसी विशेष उत्पाद, सेवा या उत्पादन प्रक्रिया से सीधा जुड़ा होता है और जिसे सीधे उस उत्पाद या सेवा की लागत में शामिल किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब हम कोई सामान खरीदते हैं या बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उस सामान को बनाने में जो हमारा पैसा खर्च होता है, वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने यहाँ पर है, किसी वस्तु के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल, मजदूरी जो सीधे उत्पादन से जुड़ी हो, उत्पादन के लिए बिजली या ईंधन खर्चे, मशीन की मरम्मत में जो सीधे उत्पादन से संबंधित हो, वो सभी प्रकार का खर्च हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस की। इसका हिंदी अर्थ होता है अप्रत्यक्ष व्यय। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वे खर्च होते हैं जो किसी विशेष उत्पाद या सेवा से सीधे संबंधित नहीं होते हैं, बल्कि पूरे व्यवसाय या संचालन से जुड़े होते हैं। इन्हें सीधे उत्पाद लागत में शामिल नहीं किया जा सकता। इसका उदाहरण की बात की जाए तो कार्यालय का किराया, कर्मचारियों के वेतन, बिजली का बिल, सफाई सुरक्षा, यात्रा खर्च, ये सब हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक इन हैंड की, यानी हिंदी में अर्थ होता है इसका हाथ में स्टॉक। किसी व्यवसाय के पास किसी निश्चित समय पर उपलब्ध माल, कच्चा सामान या तैयार वस्तुओं की मात्रा, यह वह स्टॉक होता है जो अभी बेचा नहीं गया या उपयोग नहीं हुआ हो। इसका एग्जाम्पल किसी दुकान में रखे हुए कपड़े, फैक्ट्री के पास रखा कच्चा माल, तैयार माल जो गोदाम में रखा है, ये सब हमारा स्टॉक इन हैंड कहलाएगा। अब बात करते हैं फिक्स्ड असेट्स की। इसका हिंदी अर्थ होता है स्थायी संपत्तियां। वे संपत्तियां होती हैं जो व्यवसाय द्वारा दीर्घकालीन उपयोग के लिए खरीदी जाती हैं और जिन्हें तुरंत खर्च नहीं किया जा सकता। ये संपत्तियां व्यवसाय के संचालन में स्थायी रूप से सहायक होती हैं और इनकी अवधि सामान्यतः 1 वर्ष से अधिक होती है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल है आपके कारखाने की मशीनें, कार्यालय की बिल्डिंग, फर्नीचर और पेंटिंग। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। जब आप आज पैसे लगाते हैं ताकि आने वाले समय में ज्यादा पैसा मिले, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, यानी हिंदी में उसे कहते हैं निवेश कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि आपने भविष्य में लाभ कमाने के लिए किसी कंपनी में पैसे लगाए, वो आपका इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल में शेयर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, बैंक डिपॉजिट, ये आपके इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। अब बात करते हैं बैंक ओडी अकाउंट। बैंक ओडी का पूरा नाम होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। एक ऐसी सुविधा होती है जो बैंक अपने ग्राहकों को देता है, जिससे वे अपने खाते में उपलब्ध राशि से ज्यादा पैसा निकाल सके। सरल भाषा में कहें, अगर आपके खाते में 5,000 है लेकिन आपको 7,000 की जरूरत है, तो बैंक आपको 2,000 रुपए अतिरिक्त उधार लोन के रूप में निकालने की अनुमति देता है। इसे ही ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल में कह सकते हैं, राम का बैंक खाता 10,000 का है, उसे 12,000 की जरूरत है। बैंक उसे 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा देता है। अब राम 12,000 निकाल सकता है। यह राशि उसके बैंक ओडी अकाउंट से निकलेगी। आई होप सभी ग्रुप्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।